Hello. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Hi, hello. बाकियों को. Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening. आज हमें चैप्टर कंप्लीट करना है ना, फेडरलिज्म. नमस्कार सर. Yes, sir. नमस्कार नमस्कार. आज फेडरलिज्म का हमें चैप्टर कंप्लीट करना है. सो सबको समझ में आ रहा है फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म Yes, थोड़ा अवेयर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो अबाउट इन जनरल पॉल साइंस पॉलिटिक्स? सर हो रहे हैं मतलब नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स तो अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको थोड़ा दिखेगा, स्पेशली फोर्थ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद से पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है. बट अभी इट्स मोर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. सो अच्छा, क्या लगता है आपको, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इज गुड या फेडरल टाइप ऑफ गवर्नेंस इज गुड? मतलब इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट सेइंग कि कंट्री साइज इज बिगर या डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हम लोग. इन जनरल एक सिंपल बात कर रहे हैं कि अगर एक छोटी सी कंट्री है, छोटी इन द सेंस में ठीक ठाक कंट्री है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक स्टेट ले लेते हैं, लेट्स से एक स्टेट ऑफ यूपी. तो वहां पे अगर वो एक कंट्री होती विद अ पॉपुलेशन ऑफ 22 करोड़, सो आपको क्या लगता है, फेडरल गवर्नेंस वुड हैव बीन बेटर या फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वुड बी बेटर? unitary. यूनिटरी. Federal. जो जो यूनिटरी बोल रहे हैं वो बताओ क्यों, व्हाई? यूनिटरी से क्या बेनिफिट है? चलो, जो फेडरल बोल रहे हो वही बता दो कि फेडरल के क्या बेनिफिट्स हैं, या आपने यूनिटरी को चूज क्यों नहीं किया? Sir, I personally think that if the power is divided into like two or more than two subunits and like hands, so it will be better to keep. Yeah, sir, it's exactly. So it would be better to keep a check or like to check whether one is doing like if one of the firm or one of the subunit is doing something wrong or like going against the law, so maybe the other firm can help to check it up or like they अच्छा, तो can यू just. यू आर सेइंग बेसिकली कि चेक्स एंड बैलेंसेस प्रॉपर हो जाएंगे अगर हमारे पास दो लेवल्स होंगे तो, राइट? Yes, sir. So, because if we'll have unitary, so हाँ. like only one form of government will have the like the hand all over the law, the justice, or whatever they're taking, they are handling. या So if the like if that form is only corrupt, so there will be nothing that we can change in it. So एग्जैक्टली. मतलब अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है इफ यू हैव ओनली वन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. yes, sir. Very true, Trisha. But it's a very good observation, actually. I'll tell you about unitary union. Yeah, unison itself is, it's a dangerous word. Although we strive for unity, but nothing is one. Okay, एक कुछ नहीं होता है. Everything is like divided, subdivision होता है. Everything has some counter half हर चीज का. फेडरल गवर्नेंस, जैसा कि त्रिशा ने पॉइंट आउट किया है, तो फेडरल गवर्नेंस इज मच बेटर देन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. इसलिए बिकॉज एक तो चेक्स एंड बैलेंसेस हो जाता है, बिकॉज देयर आर टू लेवल्स. सो व्हेन यू डिवाइड पावर्स, सो फर्स्ट थिंग इज कि एक वो जो होता है ना, सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप, पार्टी डिक्टेटरशिप या लेवल डिक्टेटरशिप कम हो जाती है, बिकॉज वन लेवल वुड नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज अनरिस्ट्रेन्ड पावर. मतलब उसकी पावर पे रेस्ट्रेंट आ जाता है सबसे पहली चीज तो. यस, रेस्ट्रेंट इज गुड, लिमिट्स होने चाहिए पावर्स पे. और दूसरी चीज क्या होती है, इफ वन गवर्नेंस इज नॉट डूइंग बेटर, द अदर वन कैन पुट सम कुछ गाइडलाइंस दे सकता है, या फिर इट कैन टेक करेक्टिव मेजर्स, व्हिच इज ऑलवेज, यू नीड टू डू मिस्टेक्स. हाँ, तो ये चीज अच्छी है. एक गवर्नेंस अगर मिस्टेक करेगी, एंड इफ देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नेंस, देन देयर इज नोबडी टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स. ओके, बट व्हेन देयर आर टू लेवल्स, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, एक रेक्टिफिकेशन एंड करेक्शन इज बेटर. So it's very good observation, Trisha.
सर हाँ सर आई बिलीव कि जो दोनों टाइप्स की गवर्नमेंट है उनके अपने प्रोज और कॉन्स होंगे, ये अगर ना यूपी की अंगद बात पता है, करें। ये ना पता है पॉलिटिक्स वाला आंसर मत दिया करो मुझे। ये ना पॉलिटिशियन वाले आंसर्स होते हैं सर। सी देयर आर बेनिफिट्स एंड देयर आर लिमिटेशंस टू एवरीथिंग। आई वुड से वो ना पॉलिटिक्स वाले आंसर हो जाते हैं। हमें तो जस्ट एक चीज फेवर करो, ठीक है, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड की अच्छा अगर आपको चूज करना हो तो क्या चूज करोगे, आई सर, फेडरल या यूनिटरी? फेडरल। 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 हाँ तो बस बात यस खत्म सर। हो गई। वो तो मुझे भी पता है यूनिटरी के बेनिफिट्स है, तभी तो कंट्रीज हैव यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। वो तो मुझे भी पता है कि डिक्टेटरशिप या वन पार्टी क्या बोलते हैं, वन पार्टी डेमोक्रेसी तो नहीं होती, वन पार्टी कंट्री, उनके अपने अपने बेनिफिट्स है। व्हाई आरंट एवरी कंट्री कन्वर्टिंग टू अ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नेंस? क्योंकि कुछ ना कुछ बेनिफिट है, हर चीज का बेनिफिट है। आई एम नॉट सेइंग देयर आर नॉट बेनिफिट्स टू थिंग्स, बट इट्स जस्ट दैट जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें, इफ यू लुक एट टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, प्रोबेबली डेमोक्रेसी इज, आई नो इट इज फार फ्रॉम परफेक्ट, बट एटलीस्ट ये लगता है कि हाँ डेमोक्रेसी बाकियों से तो ठीक है यार, है ना? जैसे एक ये थॉट आता है ना कि डेमोक्रेसी एटलीस्ट बाकियों से ठीक है थोड़ा, जबकि डेमोक्रेसी की अपनी खुद की इश्यूज हैं। हम जब पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के प्रॉब्ली चैप्टर 7, हाँ चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के अपने क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है डेमोक्रेसी में, बट फिर भी अगर वी हैव टू चूज बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, देन ऑब्वियसली वील ऑब्वियसली गो फॉर डेमोक्रेसी। विच चैप्टर टू स्टार्ट आफ्टर फेडरलिज्म? हाँ मैं ये इनफैक्ट पूछना ही चाह रहा था आप लोगों से कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें इसके बाद, आप बताओ। सर चैप्टर टू, Geography चैप्टर 2। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी का चैप्टर 2 शुरू कर दो। इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी का ठीक कोई भी तो आपको पसंद है। ठीक। अगर लास्ट क्लास के डिस्कशन याद हो आप लोगों को तो मैंने आपको बताया था कि हमारी इंडियन पॉलिटिक्स को जो है रफली क्या कर सकते हैं, दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? एक है प्री 1989 और एक है पोस्ट 1989। मैंने आपको बताया था कि प्री 1989 में क्या था, वन पार्टी डोमिनेंस था। पोस्ट 1990 थिंग्स हैव चेंज्ड एंड कोलिशन एरा आ गया। हमने डिस्कस कर रहा था प्री 1989 में क्या होता था, सिचुएशन क्या होता था कि सेंटर में देयर वाज ओनली वन लेवल, ओ सॉरी सेंटर में देयर यूज्ड टू बी ओनली वन पार्टी। स्टेट्स में क्या होता था, either the same party which was there in center or some regional party used to function. If it was the same party, obviously they were subordinate to the center, okay? But if it was a regional party, the center always found ways and means to trouble, or it used to hinder the smooth functioning of the regional parties who were there in states, ठीक है? अगर वहाँ राइवल पार्टीज होती थी तो ये लोग क्या करते थे, सेंटर वाले क्या करते थे, दे यूज्ड टू अब्यूज देयर पावर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे आर्टिकल 356 एक बड़ा फ्रीक्वेंट मेजर होता था, जिसको बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था, ही क्रिटिसाइज दिस आर्टिकल व्हाइल इट वाज बीइंग इंक्लूडेड। इसको बी आर अम्बेडकर ने बहुत क्रिटिसाइज किया था आर्टिकल 356 को। आर्टिकल 356 में क्या होता है, मतलब सेंटर कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है? ये एक प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस में आर्टिकल 356, इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है, कि अगर स्टेट में ऐसी सिचुएशन है कि द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट एग्जैक्टली इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं किया हुआ प्रॉपर्ली ना, इसलिए इसको बहुत अब्यूज किया था हमारे। जैसे आज कांग्रेस बहुत चिल्लाती है चीजों को लेके, बट इट वाज कांग्रेस जिसने क्या किया, सबसे ज्यादा अब्यूज किया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आर्टिकल 356 का यूज रफली 80 मोर देन 80 टाइम्स यूज किया है टू डिसमिस स्टेट गवर्नेंस एज एंड व्हेन दे फेल्ट लाइक इट। जब उनको ऐसा लगता था कि राइवल गवर्नेंस आ गई, राइवल गवर्नमेंट आ गई है, इसको हटाना है, तो वो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली यूज आर्टिकल 356। सबसे पहली बार इस आर्टिकल का यूज उन्होंने किया था 1957 में, जब स्टेट ऑफ केरला में कम्युनिस्ट सीपीआई
आपको पता है ना सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इट्स अ Yes, sir. पार्टी, इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी। Yes, sir. हाँ, पहली बार कहीं भी वर्ल्ड में सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट की खुद की गवर्नमेंट बनी थी 1957 में इन केरला। ठीक है, अब आप लोग सोचोगे यार 1917 में तो रशिया में भी सीपीआई मतलब सीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया थी ना, बट क्या वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी? नहीं सर, नहीं। वो इलेक्टेड नहीं थी। यस, पहली बार कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी सीपीआई वाज फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ केरला इन 1957। ओनली आफ्टर 2 years ऑफ वर्किंग 1959 में इसको क्या किया था, यूजिंग आर्टिकल 356 डिसमिस कर दिया था इस गवर्नेंस को। और मजे की बात क्या थी, इन द सेम ईयर 1959 इंदिरा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, और उन्होंने अपने फादर को कन्विंस किया समहाउ। नेहरू जी was not in favor of this thing, but somehow Indira Gandhi convinced her father to make use of Article 356 and dismiss the CPI government in 1959 केरला। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया कि प्री 1989 में बड़ा झोल चलती थी। मतलब सीधी बात ये कि फेडरलिज्म, the character of federalism that was there before 1989 was not the true character, or true federalism was not practiced pre 1989 period। क्लियर है सबको यहाँ तक? 1989 के बाद क्या हुआ ऐसा कि इंदिरा गांधी डिड नॉट डिसमिस सीपीआई। ओके, आर्टिकल 356 का यूज करने का राइट प्रेसिडेंट को है, बट प्रेसिडेंट यूज करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे नेहरू जी थे, एंड आईएनसी की प्रेसिडेंट उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी, who also happens to be the daughter of Nehru ji. So on the advice of on the advice of Indira Gandhi, Nehru ji gave advice to president to dismiss the CPI government in Kerala। ठीक है? सर हाँ, आप प्रियंका गांधी की बात करेंगे या इंदिरा गांधी? प्रियंका गांधी की बात क्यों कर रहा हूँ मैं? 1959 में कौन सी प्रियंका गांधी होगी? सर ये आप कह रही हैं तो प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका गांधी मैंने बोला है क्या? प्रियंका गांधी नहीं सर, मैंने गलती से बोल दिया हो। मैंने इंदिरा बोला गांधी बोला था। नहीं, मैंने प्रियंका गांधी तो नहीं बोला था, बोला भी होगा तो हो सकता है गलती से। इंदिरा गांधी वॉज दी पर्सन इन्वॉल्व। ठीक है, वो कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, है ना? सुना है यस ये सर। ये यस सर, सुना है। सुना है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। Yes, इंदिरा गांधी ने जिस गवर्नमेंट को डिसमिस किया था इन 1959, उसके जो लॉ मिनिस्टर थे वी आर कृष्ण अय्यर। छोड़ो यार, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को पता नहीं, जरूरत तो नहीं है वैसे बताने की। सर बता दो। वी आर कृष्ण अय्यर वॉज लॉ मिनिस्टर केरला स्टेट के। ठीक है, सीपीआई के ही मेंबर थे। लेटर ऑन ही बिकेम द सुप्रीम कोर्ट जज। जब इंदिरा गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन का केस आया था 1975 में, तो द केस केम टू वी आर कृष्ण अय्यर। देखा, डेस्टिनी इज अ वेरी फनी थिंग। जो लास्ट क्लास यस में किसी सर। ने बोला था ना, डेस्टिनी भी मैटर करती है। हाँ, डेस्टिनी डज मैटर्स, बट कभी कभी कि जिस गवर्नमेंट को इंदिरा गांधी ने डिसमिस किया था इन 1959, उसी गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर केस डिसाइड कर रहे थे इंदिरा गांधी का इन 1975। सर तो उन्होंने फिर डिसीजन क्या लिया? छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है डिसीजन। सर- डिसीजन ये लिया था उन्होंने, डिस्क्वालीफाई पूरी तरह से नहीं किया था इंदिरा गांधी को, उनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिमूव नहीं किया था, बट शी वाज नॉट टू अटेंड द पार्लियामेंट्री मीटिंग्स। मतलब हाफ डिस्क्वालिफिकेशन किया था उन्होंने। सर हाँ, उसके बाद सीपीआई फिर से इलेक्ट हो गए थे ना केरला में। नहीं, उसके बाद 1959 में तो कांग्रेस आ गई थी, बट उसके बाद सीपीआई वापस आफ्टर 5 years सीपीआई केम बैक टू पावर। यस सर। चलो पोस्ट 1990 देखते हैं क्या हुआ। पोस्ट 1990 बड़ा इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है। दो चेंजेस है मोस्टली इसमें। एक तो राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। स्टेट्स में अपने खुद की रीजनल पार्टीज जो हैं, दे हैव इमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ रीजनल पार्टीज के। आपने सैड का नाम सुना होगा, शिरोमणि अकाली दल।
यस सर। आपने डीएमके का नाम तो सुन ही लिया मेरे मुंह से लास्ट ईयर, मतलब लास्ट क्लास में, सॉरी। ठीक है, डीएमके एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है, असम गण परिषद, ये असम की एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी रीजनल पार्टीज हैं। ये सब तो बीजेपी वाले होती सी बीजेपी बीजेपी। रीजनल पार्टी नहीं है, बीजेपी इज अ नेशनल पार्टी। तो ओके। बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैव इमर्ज्ड एज इंपॉर्टेंट प्लेयर। एंड सेकंड थिंग इज द राइज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, द राइज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। 1984 में जो इलेक्शंस हुए थे, जिसको में राजीव गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए थे, उसमें कांग्रेस को 415 सीट्स मिली थी। कैन यू इमेजिन 415 सीट? आज की बीजेपी के पास सिर्फ 303 सीटें। हाईएस्ट एवर सीट सिक्योर्ड बाय एनीबॉडी वाज राजीव गांधी led Congress in 1984, 415 seats. ठीक है, 1989 में it was reduced to, I guess if I remember correctly, maybe it was 150 or 180 seats. ऐसे कुछ नंबर था उनका। देख रहे हो कितना डिक्रीज हुआ था फ्रॉम 1984 टू 1989। बहुत ज्यादा सीट्स का Yes, ड्रॉप हो sir. गया था। सो 1989 के बाद क्या होता है, तो 1989 में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, उस टाइम पे गवर्नमेंट बनी थी, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, जिसको बोला गया था नेशनल फ्रंट बोला गया था। ठीक है, नेशनल फ्रंट करके गवर्नमेंट, तब से क्या है, तब से कोलिशन गवर्नमेंट ही बन रही है। आपको पता है कोलिशन क्या होता है? कोलिशन इज बेसिकली जब एक पार्टी क्या करती है, व्हेन अ सिंगल पार्टी इज नॉट एबल टू सिक्योर मेजॉरिटी, व्हेन सिंगल पार्टी is not able to secure majority, then many parties come together to form the government। ठीक है, coalition word जो है ये आया है coalesce, जिसका मतलब ये होता है टू कम टुगेदर। तो जब सिंगल पार्टी यार मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। मेजोरिटी का मतलब होता है जैसे 543 मेंबर्स होते हैं हमारे लोकसभा में, दो इलेक्टेड दो नॉमिनेटेड होते हैं, 545, मतलब 273 इज द लीस्ट नंबर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चाहिए। आपके कम से कम, आपके पार्टी के या आपके कम से कम आपकी साइड वाले 273 मेंबर्स शुड बी देयर, देन ओनली अ पर्सन कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर। अब ये 273 नंबर्स कैन बी अचीव्ड बाय वन पार्टी। जैसे कांग्रेस की बात करें, यहाँ पे 415 सीटें सिर्फ अकेले कांग्रेस की थी, तो उसको जरूरत वो मेजोरिटी से कहीं ज्यादा ऊपर थी। आज की बीजेपी की सीट्स कितनी है? 303 सीट्स। वो भी अगर देखा जाए तो रिक्वायर्ड मेजोरिटी से बहुत ऊपर है। बट 1989 में द सिचुएशन वाज टोटली डिफरेंट। नो सिंगल पार्टी हैड इतनी सीट्स खुद की, तो उन्होंने क्या किया था उस टाइम से, फिर कोलिशन बनना स्टार्ट हुआ था। अब क्या हुआ ना, जब कोलिशन बना तो कोलिशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टर्न आया। वो टर्न ये था कि ये जो रीजनल पार्टीज थी ना, ये रीजनल पार्टीज मेनी अ टाइम्स बिकेम द कोलिशन पार्टनर्स। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे बात की ना हमने, मेनी पार्टीज कम टुगेदर। सर हाँ सर एक डाउट है हाँ सर, जैसे कोई इलेक्शन जीतता है, हाँ, जैसे बड़ी कोई सीएम या पीएम कोई भी जीते हाँ, और वहां पर खुशी से मरता है, उसी से मर जाए। हाँ सर खुशी से मतलब कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट बिफोर अटैक आ गया, बिफोर बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर और आफ्टर ही बिकेम प्राइम सर मिनिस्टर? जैसे जैसे उसका नाम बोल दिया, ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे हम, ठीक है? ये चुनाव सर जीत गए, हो हल्ला हो गया, बैंड बाजे बज गए, लड्डू लड्डू बट गए कि भाई साहब ये ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और वो मर ये गया। सर एक लड्डू खा के मर गया वो खुशी के मारे, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे बंदे को खड़ा कर देंगे। नहीं हमेशा सर कौन इलेक्शन बनेगा, होते हैं ना। वो कौन वो बन वो पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, वो इंटरनल होता है। इसीलिए क्या होता है ना, जब पार्टी प्रेसिडेंट्स वगैरह होते हैं ना, पार्टी के प्रेसिडेंट्स वगैरह, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसे टाइम पे। बट आजकल ऐसा, आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं कि कोई प्राइम मिनिस्टर खुशी से मर गया हो। नहीं सर मतलब
बहुत खुशी, जैसे बहुत खुशी हो जाती है उससे कोई बात बेहोश हो नहीं, तो जाओ। पार्टी का ना एक वो होता है, क्या बोलते हैं, वर्किंग कमेटी होती है। हर पार्टी की वर्किंग कमेटी होती है। जैसे बीजेपी वर्किंग कमेटी, उसके प्रेसिडेंट अभी कौन है, जेपी नड्डा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके प्रेसिडेंट कौन है, सोनिया गांधी। तो हर पार्टी की अपनी वर्किंग कमेटी होती है ऐसे डिसीजंस लेने के लिए। तो वर्किंग कमेटी और उसका प्रेसिडेंट मिलकर क्या करेंगे, दे वो डिसाइड कि आगे किसको, अब किसको प्राइम मिनिस्टर चूज करना है। ठीक है, ओके सर, देखो सिर्फ ये, ऐसे इलेक्शन नहीं होगी मतलब? नहीं 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 नहीं, इलेक्शंस फिर से नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी 1989 के बाद, जो सीरीज चालू हुई थी, आज तक चल रहा है कोलिशन गवर्नमेंट का एरा, उसमें बहुत सारे जो कोलिशन पार्टनर्स होते थे वो रीजनल पार्टीज होती थी। जैसे अभी कौन सी कोलिशन लीड कर रही है, बीजेपी। अभी एनडीए। एनडीए लीड कर रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी सबसे मेजर पार्टी, इट इज लेड बाय बीजेपी, जिसकी खुद की 303 सीटें हैं। बट पूरी एनडीए के आई गेस 350 के अराउंड सीट्स हैं इनकी। तो तो मतलब कौन सी पार्टी से एनडीए में? एनडीए में तेरा रफली 16 टू 18 पार्टीज। तो सर हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि इंडिया कोलिशन है, इंडिया तो फिर अलायंस हुई ना हाँ, अलायंस कोलिशन एक ही बात होती है। सर, लेकिन अलायंस तो इलेक्शन से पहले बनते हैं और कोलिशन इलेक्शन के बाद बनते हाँ ये बात सही, बस इतना ही फर्क हो जाता है। अदरवाइज कोलिशन और अलायंस क्या होता है, दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। बट जनरली क्या होता है, कोलिशन बनता है कब, आफ्टर इलेक्शन, अलायंस बनता है पहले। अब जो एनडीए है इसको आप अलायंस भी बोल सकते हो, अब जैसे नाम में नहीं है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हैं। Yes. हाँ, लेकिन हाँ जनरली कोलिशन वर्ड इज यूज्ड आफ्टर इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शंस। यूपीए भी एनडीए की तरह सेम है ना? हाँ यूपीए भी सेम है। ठीक है, तो ये जो एनडीए के जो, क्या बोलते हैं, जो एनडीए के कोलिशन पार्टनर्स जो है, उसमें बहुत सारी कोलिशन जो पार्टनर्स है उसके, वो क्या है, स्टेट लेवल पार्टीज है। ठीक है, जैसे एआईडीएमके है, जो डीएमके से ही निकला था, ये तमिलनाडु की एक पार्टी है, ये इसका पार्टनर है। ठीक है, जैसे जनता दल है, ये इसका पार्टनर है। ऐसे और क्या है, 16 17, नहीं मेरे ख्याल 20 से ही ज्यादा, 20 से ज्यादा है इसमें एनडीए में पार्टीज। पहले इसका सैड भी पार्ट होती थी, शिरोमणि अकाली दल, क्या बोलते हैं, शिवसेना भी पार्ट होती थी। बट ये दोनों अलग हो गए, सैड अलग हो गया भैया फार्मर प्रोटेस्ट को लेके, शिवसेना अलग हो गई महाराष्ट्र में गवर्नेंस को लेके। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो व्हाट हैज चेंज्ड आफ्टर 1990? आफ्टर 1990 क्या हो गया, ड्यू टू कोलिशन एंड बिकॉज द रीजनल पार्टीज ऑफ्टन प्ले कोलिशन पार्टनर्स का रोल, दैट इज व्हाई द respect for sharing of power has increased। क्योंकि अब मजबूरी हो गई ना यार, आप अगर नहीं शेयर करोगे पावर तो क्या हो जाएगा, आपकी सरकार गिर जाएगी। 1989 से 1999 तक आपको पता है कितने गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई थी, 10 गवर्नमेंट्स, 10 सरकारें बनी और 10 सरकारें गई हैं 1999 1989 टू 99, सिर्फ 10 साल के पीरियड में। देख रहे हो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिफरेंसेस होते थे, वो सपोर्ट खींच लेते थे, सरकार गिर जाती थी। एक तो बड़ी मजेदार सरकार गिरी थी 1999 में, जो अटल बिहारी वाजपेयी की गिरी थी, वो सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। एआईडीएमके ने क्या किया था, वोट देने से मना कर दिया था। एआईडीएमके का सिर्फ एक वोट अगर मिल जाता तो वाजपेयी जी की सरकार बच जाती। एक वोट से सरकार गिर गई थी उनकी, मतलब ही वाज नॉट एबल टू गैदर दिस नंबर 273, ये मेजोरिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाया था। ठीक है, सर फिर मंडल कमीशन के लिए भी गिरी थी ना? मंडल कमीशन वाला इशू अलग है। मंडल कमीशन की वजह से नहीं गिरी थी, वो गिरने ही वाले थे, इसलिए उन्होंने मंडल कमीशन इंप्लीमेंट किया था, ये सोच के कि क्या हो जाएगा, मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा, बट वो हुआ नहीं।
और दूसरी सर? चीज ये हाँ, से कोई नहीं, मैं बात पूछ रहा हूँ। और दूसरी चीज ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रिफॉर्म्स इनिशिएट कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म इनिशिएट किए, वो किस सेंस में किए हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म्स हैं आर्टिकल 356 को लेके। अब आर्टिकल 356 का यूज करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ गाइडलाइन सेट कर दी है कि किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या होगा आर्टिकल 350 से, और यूज करने पे ऐसा नहीं होगा एकदम से डिसमिस हो जाएगी सरकार। उसके भी क्या कर दिया उन्हें, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गए हैं। ये एक बड़ा फेमस केस हुआ था, SR बोम्मई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 1994 का केस है। तो इसके बाद क्या है, अब आर्टिकल 356 को यूज करना क्या हो गया, काफी मुश्किल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सो पोस्ट इन 1989 क्या हो गया, ट्रू फेडरलिज्म अब देखने को मिलता है हमें। ट्रू फेडरलिज्म का मतलब क्या है, जहां पे सेंटर और स्टेट क्या कर रहे हैं, आपस में बैलेंस बना के चल रहे हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइजिंग पावर। वो अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। ठीक है बाबा, यहाँ तक सबको क्लियर है? सर? हाँ हाँ अंगद, आप यस कुछ सर। पूछ। यस सर। सर क्या जो 1989 के पहले का रूल था, क्या वो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप टाइप रूल था, मतलब कि सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप जो सोवियत यूनियन में थी, नहीं वैसा था कुछ? नहीं नहीं, देखो जनरली जब कांग्रेस के ना ऊपर स्टडी की जाती है, मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है दे स्टडी इंडियन डेमोक्रेसी एंड स्पेशली द पीरियड ऑफ कांग्रेस, एंड दैट इज वाई द टर्म एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस आता है 1989 तक का पीरियड, एरा ऑफ। जैसे हमारे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे रजनी कोठारी, उन्होंने ही ये टर्म कॉइन किया था, क्या, एरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, मतलब द पीरियड जिसमें क्या कर रही थी, कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी। बट इनको कंपेयर किया गया था किससे, एक मेक्सिको करके कंट्री है, आपको पता हो। हाँ सर, वो वाली पार्टी। मेक्सिको में एक पार्टी थी PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यस सर। इसने 1947 से 2000 आई गेस 2005 तक या 2006 तक, मेरे को क्लियर नहीं है डेट, रफली आई गेस मैं रफली लेके चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 60 इयर्स तक इसने क्या किया था, रूल किया था मेक्सिको में, PRI ने। यस कांग्रेस, ये लास्ट ईयर पढ़ा था। हाँ कांग्रेस का देखा जाए तो 1952 से लेके 1989 तक कांग्रेस ने भी रूल किया है। बीच में 3 साल के लिए चली गई थी, बट वो उसको इग्नोर किया जा सकता है। कितना लंबा पीरियड हो जाता है ये, रफली हो गया है 30 सर वो 3 साल की हो गई थी। इमरजेंसी की वजह से। इमरजेंसी वैसे बोलते हैं ना सर? हाँ इमरजेंसी की वजह से, वो इमरजेंसी के तो कौन सी सेटबैक्स। इमरजेंसी? 1975 में एक इमरजेंसी लगी थी हमारे इंडिया में, नेशनल इमरजेंसी। तो देखा जाए तो सिर्फ 37 ईयर्स तक कांग्रेस ने भी डोमिनेट किया है इंडियन पॉलिटिक्स को, तो ठीक ठाक समय है, 37 ईयर्स को छोटा समय नहीं होता। बट इन दोनों में अंतर क्या है, ये भी मल्टी पार्टी था, ये भी मल्टी पार्टी है इंडिया, दोनों में अंतर क्या है? मेक्सिको में PRI जो जीतती थी ना इलेक्शंस, वो क्या करती थी, अनफेयर मीन। अनफेयर सर वोट मीन्स, खरीदते थे। वो हरास करते थे, वो लोगों को प्रेशराइज करते थे, दूसरी पार्टीज को उठा के जेल में डाल देते थे। सर मीडिया उनके कंट्रोल में थी। मीडिया उनके कंट्रोल में था, बायस था। अनफेयर मीन्स यूज करके वो लोग क्या कर रहे थे, दे सर? रिमेन्ड इन पावर फॉर 60 इयर्स। हाँ सर टीचर्स वर सर कंट्रोल्ड। सर मैं मैक्सिको में रहता था, पर वहाँ पर लाइक ये काम 2014 तक ही हुआ था, उससे बाद नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद अब सही चल रहा है, मेक्सिको इज फाइन राइट नाउ। पर कुछ बंदे लाइक जो अभी वहाँ का करंट प्रेसिडेंट है जो AMLO, और काफी लाइक पॉलिटिकल है, लाइक उसने लाइक वैक्सीन अलाउ नहीं करा लगाने के लिए लोगों को। अभी काफी बार वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था उसके बारे में। अच्छा, पता नहीं, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैक्सिमो में क्या चल रहा है। सर? हाँ सर आई बिलीव ये जो लैटिन कंट्रीज है, जब 1970s में इनके डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हुए थे, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट है ना? हाँ, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुए थे। अमेरिका के द्वारा किया गया था। हाँ, इन पूरे लैटिन अमेरिका को पूरा एक तरीके से वर्चुअल कंट्रोल जो है US का है।
37 ईयर्स तक कांग्रेस ने भी डोमिनेट किया था, बट कांग्रेस ने कोई अनफेयर मींस यूज नहीं किया था। तो यहाँ पे थोड़ा कांग्रेस, मतलब कांग्रेस डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आती थी। अब वो बात अलग है, कांग्रेस की उतनी उस टाइम पे पॉपुलैरिटी या पब्लिक सपोर्ट या पब्लिक एम्पैथी इतना ज्यादा था कि भाई कांग्रेस आ जाती थी बार बार, विच वाज नॉट इन द केस विद मेक्सिको, पीआरआई इन मेक्सिको। एंड अगर हम कम्युनिस्ट रशिया की बात करें तो यार वहां पे ज्यादा लॉजिक बनता नहीं कंपैरिजन का अंगद, क्योंकि बिकॉज इट वाज वन पार्टी, ये मल्टी पार्टी है। सो देयर वाज लैक ऑफ कंपटीशन देयर। वहां चुनाव किस लिए होते थे? सिर्फ इसलिए कि लोगों को क्या किया जाए, टाइम टू टाइम एक लॉलीपॉप दिया जाए कि तुम्हारा भी पार्टिसिपेशन है भाई गवर्नेंस में, सो डोंट वरी। ठीक है सर, तो मेक्सिको की पीआरआई के अलावा बेटर ऑप्शन वुड बी ज़ानू पीएफ जिम्बाब्वे कंपेयर करने के लिए, जानू, हाँ जानू पीएफ भी सेम, क्योंकि उसमें तो एक ही बंदे का वो था ना, रॉबर्ट मुगाबे का। मुगाबे का इसमें डोमिनेंस था। यहाँ पे हमारे कांग्रेस में इंदिरा एक गांधी। एक फैमिली का डोमिनेंस था। यस सर। यहाँ पे एक कैरेक्टर नहीं था, एक फैमिली थी यहाँ पे। बट द डिफरेंस इज, आप समझ रहे हो ना डिफरेंस क्या है यहाँ? मेक्सिको एंड जिम्बाब्वे दोनों में ही क्या था, सर अनफेयर राहुल मीन्स यूज गांधी किए थोड़ा जा पागल है। राहुल गांधी थोड़ा पागल है। ये सर यही का, तो डिफरेंस है, तभी तो कांग्रेस क्या डूब गई। क्या रिसर्च करके बताया आपने ये? मतलब सर आप पिछले साल हमारे स्कूल में सर रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा रहे थे सर, उसमें जो सार का जो मिनिस्टर था सर, उसके बारे में हमारी मैम ने बोला था कि इंडिया में जो पप्पू बुलाते हैं ना, वहाँ रशिया में भी वो जो सार का मिनिस्टर था, रशिया में भी उसकी पोजीशन सेम। हर कंट्री में ना एक पप्पू होता ही है। ठीक है, अगर हम अपने पड़ोसी, प्यारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जाएं तो वहां पे एक बंदा है, क्या नाम है उसका, आसिफ अली जरदारी का सन, क्या नाम है यार उसका, बिलावल बिलावल भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो वहां का पप्पू है। सर्च करना उसका, यूट्यूब पे वीडियोस देखना कभी, बड़े फनी वीडियोस है भाई उसके। क्या चिल्लाता है वो बंदा, दिल से चिल्लाता है। सर इसके मीम्स ही बने हुए हैं। हाँ हाँ होंगे, पक्का होंगे। तो जो काम यहाँ पे, मतलब हमारे राहुल गांधी जी इतने वोकल नहीं है, बट वहाँ पे जरदारी इज वेरी वोकल, बहुत चिल्लाता है वो, उसका बड़ा अग्रेसिव पॉलिटिक्स है। एनीवे, लास्ट टॉपिक जो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन को समझने के लिए हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी, या दो चीजें छोड़ो, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है इंडिया का जिसकी पॉपुलेशन आज कितनी है, 22 करोड़। यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री है आज के टाइम पे जिसकी पॉपुलेशन है 33 करोड़। यूएस इज 5 टाइम्स ऑफ इंडिया। और यूपी तो पता ही है फिर कितना छोटा है, फिर यूएस से कंपेयर करें तो। इफ यू कंपेयर यूपी विथ यूएस, तो यूपी तो जियोग्राफिकली तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता यूएस के सामने, है ना? बट पॉपुलेशन में यस देखो भाई साहब पूरी टक्कर दे रहा है। यस सर। प्रोडक्टिविटी देख रहे हो, मतलब यूपी वालों का जज्बा देख रहे हो आप? मतलब पीछे कहीं ना कहीं तो हम तुम्हें टकराएंगे। यूपी वाले पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं भाई साहब मेहनत करने में, कि जियोग्राफी तो बढ़ा नहीं सकते हाँ, लेकिन पॉपुलेशन तो हमारे हाथ में है। सर हाँ, नहीं, कुछ नहीं। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ह्यूमरिस्टिक हो गया, बट प्रॉब्लम क्या पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट एक कंट्री जितनी बड़ी, एक बड़ी कंट्री जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पे अगर सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नेंस हो, दैट इज द स्टेट, फिर वही बात आ जाती है जो मैंने स्टार्टिंग में जो डिस्कशन शुरू किया था कि फेडरल कंट्री, फेडरेशन ज्यादा अच्छा है, डिवीजन ऑफ पावर इज बेटर, या यूनिटरी फॉर्म ऑफ पावर इज बेटर। तो मोस्टली लोगों ने फेडरली सपोर्ट किया था। तो आपको नहीं लगता एक स्टेट, यूपी जैसा स्टेट जहाँ 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पे कम से कम एटलीस्ट एक और लेवल होना चाहिए? मतलब एक लेवल है सिर्फ स्टेट, जो कि एक जगह लखनऊ से कंट्रोल किया जाता है। आपको नहीं लगता कि एक और लेवल होना चाहिए वहां पे गवर्नेंस का? ना, नहीं सर। क्यों नहीं होना चाहिए? सर पॉलिटिकली फैलेगा पॉलिटिकल सर, मतलब लाइक और गंदी फैलेगा पॉलिटिकल इशू, और ही होएगा।
और पॉलिटिसाइजेशन हो जाएगा। हाँ हाँ जी सर सर। इशू की बात नहीं है, ये स्ट्रेस की बात है, मतलब कि स्टेट पे ऑलरेडी इतना प्रेशर है, इतनी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है। मुझे पक्का पता है कि ये यूरोपियन कंट्री से ज्यादा पॉपुलेटेड है, तो एक और स्टेट होना, मतलब कि एक और लेवल लेवल होना चाहिए बिल्कुल होना गवर्नमेंट चाहिए, का। बिल्कुल होना चाहिए। बात ये है, देखो नोबडी लाइक्स, कोई स्वाद से ना कफ सिरप नहीं पीता, मजबूरी होती है ना तभी पीते हैं लोग, है ना। यस सर। यस कफ, सर। कोई भी शौक से थोड़ी पीता है कफ सिरप की, हाँ यार चलो आज खाली बैठे हैं, चलो बेनेड्रिल ही सूद दे, है ऐसा तो नहीं है वैसे। पीपल डू दैट, पता है आपको, यू शुड नो पीपल डू दैट। जो लोग, पीपल हु कांट अफोर्ड लिकर, वो करते हैं वो सब। बट आई एम जस्ट सेइंग कि कफ सिरप कोई भी ऐसे यू नो बाई चॉइस नहीं पीता, इट्स बिकॉज यू नो सम कुछ मजबूरी होती है। यहाँ पे क्या है, पॉलिटिसाइजेशन होगा, राजनीति और बढ़ेगी, वो तो पता है हमें। बट क्या करें, ऑप्शन क्या है हमारे पास, 22 करोड़ की जनता है जहाँ पे, अगर एक लेवल कंट्रोल करेगा 22 करोड़ की जनता को, मतलब मैंने आपको ये दिखाया, प्रॉब्लम दिखाई है कि देखो 22 करोड़ यूपी की पॉपुलेशन, 33 करोड़ यूएस की पॉपुलेशन, यूएस में 50 स्टेट्स है और यूपी एक छोटा सा स्टेट है। कंपैरेटिव एनालिसिस देख रहे हो कितना कितना दोनों के बीच में कितना स्टार्क डिफरेंस है यस टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, बट सो सिमिलर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हमारे हर स्टेट, अगर हम यू क्या बोले महाराष्ट्र की बात करें, इट इज एज बिग एज जर्मनी। जियोग्राफिकली अगर हम देखें, महाराष्ट्र इज एज बिग एज जर्मनी, और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, मेरे ख्याल 8 करोड़ की पॉपुलेशन है सर महाराष्ट्र में। 13 सर 13 13। है अभी, लेटेस्ट का नहीं पता मेरे को, हाँ बट इतना ही होगा, 8-10 करोड़ जो मेरा एस्टिमेट है लास्ट। ठीक है, तो पॉपुलेटेड भी है, जियोग्राफिकली भी बड़ा है, भाई एक कंट्री जितना बड़ा है, तो यार एक लेवल ऑफ गवर्नेंस तो और बनता है ना। डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब, डिसेंट्रलाइजेशन समझ रहे हो ना, कि सब कुछ स्टेट से हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट से हो रहा है, उसको डिसेंट्रलाइज कर दो, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जहां एक जगह से पावर कंट्रोल की जा रही है, वो पावर कंट्रोल को क्या करना चाहिए हमें, और जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, एंड दैट सर इज वेयर डिसेंट्रलाइजेशन कम इनटू पिक्चर। तो सर सब, मतलब विलेज को दे दो, लाइक द विलेज बने हाँ उनको। हाँ, अब वो अभी देखते हैं हम क्या किया है, कैसे किया है। बट क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन इज व्हेन पावर is taken away from center and state and is given to local government। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कि व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड इज गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स। जो थर्ड लेवल है हमारे यहाँ पे, सेंटर है, स्टेट है, तीसरा जो लेवल है उसको क्या बोलते हैं हम, लोकल पंचायत। गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। द थर्ड लेवल इज नोन ओके। एज, हाँ, द थर्ड लेवल इज नोन एज लोकल गवर्नमेंट। इससे क्या हो जाएगा, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन इजी हो जाएगा, ठीक है, दूसरा पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस वुड इंक्रीज, होगा कि नहीं होगा। डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे ले जा रहे हो आप, हो रहा है कि नहीं हो रहा, गांव गांव लेवल तक ले गए आप, इससे ज्यादा ग्रास रूट क्या ही होगा। एक 200 लोगों का जो पॉपुलेशन होती है उसको गांव डिक्लेयर कर दिया जाता है, वहां पे पंचायत हो सकती है। आप पावर को लेके 200 लोगों के बीच में, कहाँ 22 करोड़ पे एक लेवल था, कहाँ 200 लोगों पे अब एक लेवल हो गया। डेमोक्रेसी और ज्यादा इन्फिल्ट्रेट कर गई कि नहीं कर गई, पर्कुलेट कर सर गई कि नहीं कर गई, हाँ। सब इसके और इसके काफी डिसअपॉइंटमेंट भी है। देखो यार, हर चीज के डिसअपॉइंटमेंट्स तो हैं, बट इसके बेनिफिट ज्यादा है बाय द वे, पहले ही बता दूं मैं, डिसेंट्रलाइजेशन सर के बेनिफिट कैसे? ज्यादा हैं। कैसे ज्यादा है अभी देखते हैं हम लोग, या जरूरत ही क्यों पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की। एक रीजन तो हमने यहाँ पे बात कर लिया है, दूसरा रीजन देखते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल रीजन देखते हैं। अब थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा हमें डिसेंट्रलाइजेशन के। तो गांधी जी,
थोड़ा उससे भी पहले चले जाते हैं ब्रिटिश, और थोड़ा उससे भी पहले चले जाते हैं एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में देयर वाज समथिंग नोन एज समिति। समिति का मतलब होता था काउंसिल ऑफ एल्डर्स। ठीक है जी, बड़े बुजुर्गों का काउंसिल। यही बाद में चल के क्या बन गया, पंचायत। ठीक है, तो ये एंशिएंट इंडिया से ही ये टर्म चला आ रहा है पंचायत। पंचायत क्या होता था, एक गांव होता था, उस गांव में क्या होता था, कुछ रिस्पेक्टेड लोग होते थे, नंबर वर नॉट डिफाइंड। पंचायत से तो ये लगता है कि 5 होंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, नॉट नेसेसरली 5। तो गांव के कुछ सीनियर्स लोग होते थे, सीनियर्स बुढ़े होते थे जिनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, अब मैंने अभी लगा के दिया था आपको। जो सीनियर बुढ़े होते थे, सीनियर ओल्ड पीपल्स, काउंसिल ऑफ एल्डर्स से तो समझ ही रहे हो गए ना, ये मतलब ओल्ड पीपल आर इन्वॉल्व। तो ये पंचायत होता था जहाँ पे क्या होता था, सीनियर लोग होते थे गांव के, कुछ ओल्ड, जिनकी रिस्पेक्ट होती थी, जिनको लोग रिस्पेक्टफुली देखते थे। वो उनका काम क्या होता था, उनका काम होता था गांव में किसी भी विवाद को, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करें। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता था, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी भाई, हर कोई राजा के पास तो नहीं जाएगा ना, है ना, हर कोई डायरेक्टली राजा के पास तो नहीं, राजा के नीचे तो यार लाखों की जनता, करोड़ों की जनता, राजा थोड़ी देखेगा सबको। कितने को पता है जहांगीर करके एक रूलर हुआ करता था हमारा, मुगल डायनेस्टी का। यस सर। जहांगीर बड़ा फेमस है अपने उसके लिए ना, क्या बोलते हैं, जस्टिस के लिए। कितना जस्टिस दिया वो तो क्वेश्चनेबल है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि जहांगीर ने क्या कर रखा था कि जहां वो बैठता था, जो सीटिंग पोजीशन था वहां पे एक बड़ा सा घंटा लगा रखा था उसने, और उससे रस्सी बांध रखी थी जो कि बाहर, कोर्ट रूम से बाहर थी। कोई भी इंसान, एनीबडी हु वाज नॉट सेटिस्फाइड और जिसको कोई ग्रीवेंसेस थे, वो आके रस्सी खींच सकता था, घंटी बजा सकता था। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो जहांगीर उसकी सुनवाई करेगा। अब कितनों की सुनता होगा वो तो बात क्वेश्चनेबल है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस हुआ करता था। ठीक है, बट आपको भी पता है यार, गांव का बंदा जहांगीर के पास क्यों जाएगा, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी वहां तक जाने की। और वहां जाएगा तो आपको नहीं लगता हरासमेंट होगी कितनी बीच में उसकी। क्यों ना उसको ऐसा कोई रेजोल्यूशन मिल जाए जो उसके एरिया में ही मिल जाए उसको रेजोल्यूशन। यार अगर मतलब सीधी बात ये ना, मैं द्वारका, अगर फॉर एग्जांपल द्वारका सेक्टर 16 में रहता हूँ, और मुझे अगर मेरे को प्रॉब्लम होती है, मैं रेजोल्यूशन करवाने द्वारका सेक्टर 21 में जाऊं, तो मेरे लिए फीजिबल नहीं है ना, है कि नहीं। एक बार चला जाऊंगा, और मेरे पास क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो मैं जा सकता हूँ आराम से, बट कोई पुअर बंदा तो नहीं जा सकता ना, उसके लिए तो प्रॉब्लमेटिक है। तो उसको अपने एरिया में ही अगर रेजोल्यूशन मिल जाए तो कितना अच्छा है ना ये। दैट वाज द एंटायर इंटेंट ऑफ पंचायत। ठीक है जी, आगे बात समझ में। यस सर। पंचायत को इतनी पावर होती थी कि वो लोग क्या कर सकते थे, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस भी वो कर सकते थे। पहले पंचायत बहुत पावरफुल हुआ करती थी, वो लोग सिविल और क्रिमिनल केसेस, मतलब जनरली क्रिमिनल केसेस के लिए क्या होता था, मैकेनिज्म्स होते थे, बट सिविल केसेस के लिए क्या होता था, सिविल केसेस ये लोग खुद अपने उसके डिसीजंस दे सकते थे पंचायत वाले। Was there any king who was literally butchering his people just like that, or a war? अगर ऐसे पागल किंग्स की अगर बात करनी है तो इंडिया में तो कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है, बट हाँ रोम में बड़े मिल जाएंगे आपको। नीरो करके था एक, एम्परर नीरो। नियो नहीं, नीरो, वो तो एम्परर नीरो। था सबसे बड़ा। एम्परर नीरो। जिसने रोम में आग लगा दी थी। रोम वाज बर्निंग एंड ही वाज सिंगिंग। यस सर। हाँ, देन उसके बाद व्लाद करके एक था, ठीक है, व्लाड द कॉन्करर। व्लाद द इम्पेलर भी बोलते हैं उसको, बिकॉज ही यूज्ड टू इम्पेल पीपल। सर इनको कोई मेंटल प्रॉब्लम थी? आपको क्या लगता है इतने लोगों की जान लेने के नहीं लिए सर, मेंटल प्रॉब्लम ही सर होनी चाहिए? कोई रैशनल बंदा या कोई सेन बंदा तो नहीं कर सकता यार ये काम यार। सर अलाउद्दीन
अच्छा चलो, अब ब्रिटिश की बात आती है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो उन्होंने क्या किया था, अर्बनाइजेशन करनी स्टार्ट की थी। ऐसा नहीं था कि सिटीज पहले नहीं होती थी, सिटीज होती थी, बट उन्होंने अपनी सिटीज नहीं बनानी स्टार्ट करी थी। जब हम ये पढ़ेंगे ना क्या बोलते हैं वो चैप्टर, इसका अगला चैप्टर ये हिस्ट्री में, तो उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो उन्होंने सिटीज बनानी स्टार्ट करी थी, न्यू अर्बन सेंटर्स बनाने, जिनको सिटीज बोलते थे। अब उस सिटी के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि वो लोग रूल्स वगैरह वो करते थे। उन्होंने क्या किया था, उसकी मेंटेनेंस के लिए एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया था जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। देखरेख के लिए, उस शहर की देखरेख के लिए, उसको सुंदर बनाए रखने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए क्या किया था उन्होंने, एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया था विच वाज कॉल्ड म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, समझ में आ गया दोनों, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज कहाँ से आती हैं? यस सर। वेरी गुड। जब गांधी जी जिंदा थे, आजादी मिल गई थी हमें, तो गांधी जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि क्या किया जाए, पंचायत को एम्पावर किया जाए। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें पंचायत को कोई भी रिकग्निशन नहीं दी गई थी, कोई पावर्स नहीं दी गई थी। तो गांधी जी ने क्या किया था, ही सेड कि पंचायत शुड बी गिवन पावर्स। ये हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, जो एडवाइजरी की तरह काम करता है कि ऐसा होना चाहिए। ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए। उसमें एक आर्टिकल है, मैं याद नहीं आ रहा मेरे को आर्टिकल कौन सा है वो, बट इट टॉक्स अबाउट कि पंचायत शुड बी गिवन पावर। और गांधी जी इसके बहुत ज़्यादा फेवर में थे कि लोकल गवर्नेंस, जो लोकल लेवल पे गवर्नेंस होती है ना, उसको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट इंश्योर कर सकती है वहाँ के लोगों का। विच वॉज अ वेरी गुड थॉट, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस पे एक्ट नहीं किया था हमारे लीडर्स ने। तो पंचायत थी, म्यूनिसिपैलिटीज भी थी, बट इनको ना पावर थी ना रिकग्निशन थी। ठीक है, ना कोई स्पेशल फंडिंग थी इनकी, ऐसा कुछ भी नहीं था इनको। फाइनली 1992 में, काफी समय तक इसके ऊपर कमिटीज बनती रहेंगी क्या होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन कमिटीज बनी, काफी सारी कमिटीज बनी। सबसे फाइनल कमिटी जो थी बलवंत राय मेहता कमेटी थी, उन्होंने एडवाइस दिया था। तो 1992 में क्या हुआ था, दो अमेंडमेंट्स हुए थे, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था, चेंज किया गया था, अमेंड किया गया था, 73rd एंड 74th। 73rd ने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया पंचायती राज, और 74th ने इंसर्ट कर दिया म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है जी, यस सर। पल्ले पड़ रहा है सबके? यस सर, आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं सर के नहीं घर के ऊपर से जा रहा हो कहीं? नहीं सर, आ रहा है सर, आ रहा है तो ठीक है। पंचायती राज को बोलते हैं रूरल लोकल गवर्नेंस, क्योंकि गांव लेवल पे होता है ये। इसको बोलते हैं अर्बन लोकल गवर्नेंस। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज दी लोकल गवर्नेंस एट रूरल लेवल, तो वो क्या है, पंचायती राज है। और लोकल गवर्नेंस एट अर्बन लेवल वो म्यूनिसिपैलिटीज है। ठीक है जी। यस सर। अब जब 1992 में जो अमेंडमेंट किया था, यहाँ पे मैंने बताया था कि अमेंडमेंट कर दिया था और इनको ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया इनको, तो इनको क्या किया गया, कुछ प्रोविजंस बनाए गए इनके लिए। अब वो प्रोविजंस क्या हैं, ये पहले नहीं होते था इनके लिए। ठीक है, ये प्रोविजंस इंसर्ट किए गए हैं बाय 1992 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा। फर्स्ट प्रोविजन इज, it is mandatory to hold elections to these bodies। अब इन पे हाँ, जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होता है वहाँ पे अगर एजुकेटेड पीपल या फिर लर्नेड लोग गवर्न नहीं कर रहे होंगे, तो फिर मतलब ये नहीं हुआ कि विलेजेस को गलत हाथों में छोड़ दिया। यार देखो पता है ये ना एक बड़ा नैरो सेंस ऑफ अप्रोच होता है, पता है। मतलब एटलीस्ट इंडिया प्रूव्स द एंटायर वर्ल्ड रॉन्ग इन दिस कंटेक्स्ट।
कि हमारे यहाँ पे एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर्स थे तो उन्होंने कुछ खास नहीं उखाड़ा, और अनएजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर्स मतलब अनएजुकेटेड मतलब लेस एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर रहे तो उन्होंने ऐसा कोई भाई साहब डिजास्टर नहीं करा। तो इंडिया इज यू नो अ डिफरेंट केस। मतलब और जैसी बात है ना कि यार देखो, गांव लेवल पे वहां का डेवलपमेंट करने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत तो नहीं है ना। सर बट अगर प्राइम मिनिस्टर की बात देखी जाए तो उसके अंदर तो बहुत सारी सर्विस जैसे सिविल सर्विसेज होती है, जो मतलब और भी लोग होते हैं जो प्राइम हाँ मिनिस्टर मतलब के मेन चीज डिसीजन को नहीं है कि इन्फ्लुएंस। इवन इफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग, लाइक सी नोबडी इज एन एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। A person can be educated but the person can be expert on everything. मनमोहन सिंह इकोनॉमिक्स में एक्सपर्टीज थी उनकी, बाकियों में नहीं थी। तो मनमोहन सिंह ने कौन सा बहुत ज्यादा झंडे गाड़ दिए थे। सर पंचायत में एक्चुअली में वो ये लेके चलते थे कि जो सबसे बड़ा है उसके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। एग्जैक्टली पंचायत इस चीज पे वर्क करते थे कि भाई एक्सपीरियंस मैटर्स। बड़े बुजुर्ग, काउंसिल ऑफ एल्डर्स क्यों? बिकॉज काउंसिल ऑफ एल्डर्स क्या होते थे, देवर उनका एजुकेटेड और लिटरेसी की बात नहीं हो रही, बट दे वर इन अ मच बेटर पोजीशन, दे वर वाइजर, वाइज मैन काउंसिल बोलते हैं उसको। सर बट अगर ऐसा सिर्फ सर मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन लेने लग गए तो सर फिर जो कमिंग ऑफ एज डिसीजन है जैसे सर होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करना और सर और भी बहुत डिसीजन है, तो फिर वो सब कैसे लेंगे? वेरी गुड, इसलिए तो वो सब पावर्स दी नहीं गई इनको। यस सर बट फिर रूरल गवर्नमेंट डोंट वरी, इनको लॉ मेकिंग पावर नहीं दी गई है। ये लोकल गवर्नेंस जो है इनको लॉ मेकिंग पावर्स नहीं दी गई हैं। इनको पावर्स क्या दी गई हैं? सिर्फ लोकल डेवलपमेंट दे कैन ओवरसी, दे कैन क्या बोलते हैं, दे कैन कीप अ विजिलेंस अपॉन द लोकल डेवलपमेंट। बस इनका यही काम है। दे आर मोर ऑफ लाइक मेडिएटर्स, दे आर नॉट द डिसीजन मेकर्स। ठीक है, पहला हो गया कि इनके लिए क्या है, हर 5 साल में इलेक्शन होना कंपलसरी है। दूसरा हो गया कि इनके सीट्स रिजर्व होती हैं इसमें, सीट्स आर रिजर्व फॉर SC, ST and OBCs in both lower and executive levels. SC STs और OBCs के लिए सीट्स रिजर्व होती है जितनी उनकी पॉपुलेशन होती है उस रेशियो में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो ये है, 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर विमेन इन ऑल पोस्ट। ठीक है, कि 1/3 सीट्स क्या होंगे विमेन के लिए, होंगी। ये अगर SC भी है ST भी है तो वहां पे भी 1/3 कैटेगरी लागू होती है विमेन के लिए। इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस। इन बॉडीज में इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए क्या होता है, एक अलग से बॉडी है स्टेट इलेक्शन कमीशन। अदरवाइज जो सेंट्रल लेवल के इलेक्शन कौन कौन कंडक्ट करवाता है? पार्लियामेंट और स्टेट के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है? प्रेसिडेंट कंडक्ट करवाता है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता होगा फिर? लोकसभा, राज्यसभा। वाह, आपस में खेल रहे हैं, वो उसके करवा रहा है वो उसके करवा रहा है। बढ़िया से इलेक्शन कमीशन। हाँ सर, दोस्त हैं, एक इसका करवा रहा है एक उसका करवा रहा है। हाँ मतलब ये बढ़िया चल रही है भाई। सर ऐसी तो ऑलरेडी होमवर्क में करते हैं, एक सब्जेक्ट का मैं करता हूँ, दूसरे का तू मुझे दे दे, मैं तेरे को इसका दूंगा। देखो ये ना, ये बड़ी रॉन्ग नोशन होती है हम लोग के अंदर कि सारे, पता है क्या होता है, जैसे हमारे एक बड़ा अब्यूज सिस्टम है अमंग द स्टूडेंट्स एंड दैट इज द कांसेप्ट ऑफ ग्रुप स्टडी। ये बड़ा अब्यूज सिस्टम है भाई। पता है ग्रुप स्टडी में क्या होता है? कोई पढ़ के नहीं आता, एक बंदा पढ़ के आता है, फिर सब एक्सपेक्ट करते हैं वो सबको पढ़ाएगा। दैट इज नॉट ग्रुप स्टडी। वही बंदा पढ़ के ही ना आए। हाँ मतलब मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि कोई भी पढ़ के नहीं आता, बट मैं बता रहा हूँ एक बंदा जो पढ़ के आता है तो उसका टास्क होता है बाकियों को एक्सप्लेन करने का, बट दैट इज नॉट ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी सपोज टू बी एवरीबॉडी शुड रीड समथिंग एंड देन कम। आधे बंदे का ऐसा कुछ नहीं होता है ग्रुप स्टडी में। हाँ बट मैंने करी हुई है, कुछ नहीं होता पसंद ही नहीं है ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी में पसंद ही ग्रुप स्टडी में
everything that happens in a group happens except studies. Yes, sir. और सर Yeah, पढ़ sir, के you मैं are आया right. था, सर पढ़ के मैं आया था और कुछ भी नहीं हुआ। मैं बोला ना वो इट्स अ वेरी अब्यूज्ड सिस्टम। सर आपने की है? हाँ मैंने की है भाई, मैं भी कभी बच्चा था, सास भी कभी बहू थी तो मैं भी कभी बच्चा था। इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है क्या करता है, कंडक्ट करवाता है इलेक्शंस यहाँ के लिए, और सेंट्रल स्टेट लेवल के इलेक्शंस कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ओनली। उसके बाद लास्ट प्रोविजन जो है बोर्ड दैट के आगे क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? Seats are reserved for SC, ST and OBC in both लोअर एंड एग्जीक्यूटिव लेवल्स। Okay, sir. State government are to share some powers and revenue. सर चैप्टर कितना बचा है? बस खत्म ही है। सर हाँ सर अगर ऐसा हो कि जो एक बंदा है वो बहुत ही डिजर्विंग है बट वो इलेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि सीट रिजर्व्ड होती है, हाँ तो ये तो गलत नहीं है? गलत है। रिजर्वेशन होती क्यों है इतनी ज्यादा? नहीं तो कोई बात नहीं, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड होती है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या करती है, टाइम टू टाइम रोटेट करती रहती है। मतलब जैसे अगर एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी रिजर्व्ड है तो आफ्टर सम टाइम क्या कर दिया जाएगा, उसको हटा के वाई को रिजर्व कर दिया जाएगा। बट हाँ, जितने पीरियड के लिए एक्स रिजर्व रहेगा, अगर वहां पे कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है किसी और सेक्शन का तो jeopardized. Like I said, you know, it's some things in our systems are just like cough syrup. Even if you don't like it, you have to take it. तो ये है provisions regarding हमारे local governments. लिख लिया सबने ये? यस सर लिख लिया। ठीक है, अगर लिख लिया है तो एक बार zoom out करके दिखा सकते हो? zoom out करके? हाँ सर। और सर को एक और डाउट है सर। हाँ मेरे को एक और चीज पूछनी है सर। पूछो। ये सर रिजर्वेशन से ऐसा नहीं है कि ये कास्ट के बीच में डिफरेंसेस और बढ़ा रहे हैं, और ये जो है और जो यूजुअली लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो से भले वो पास कर सकते हैं वो से मिसयूज करते हैं। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन एक्चुअली, पता है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। मतलब बहुत सही चीज ऑब्जर्व करी है आपने कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन करके आप जिस चीज को हटाना चाहते थे, दैट इज द कास्ट सिस्टम, उसको कहीं ना कहीं आपने क्या कर दिया, और ज्यादा रिजिड कर दिया। यू हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ कास्ट डिवाइड। आपका इंटेंट था उसको हटाने का, बट आपने क्या कर दिया, और ज्यादा रिजिड कर दिया, और ज्यादा स्ट्रैटिफाइड कर दिया बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। यस सर। सर आजकल कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कास्ट नहीं पूछता, बस डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट पोस्ट वगैरह में या फॉर्म भरते हो किसी चीज का, उसमें बस आता है यार। पता है क्या, अभी एडवांटेज होता है। अभी पता है आपको नहीं पता चलेगा, बट व्हेन यू विल गो फॉर हायर स्टडीज ना, व्हेन यू विल गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स ना, तब पता चलता है। सर हाँ मतलब सर मैंने ये बहुत बार देखा, ये माइनॉरिटी और कास्ट का मिसयूज करते हैं रिजर्वेशन में। जैसे मैं माइनॉरिटी में हूँ तो बहुत बार ये मेरे फैमिली के लोग कभी कभार करते हैं मिसयूज से। करते होंगे यार। देखो जिसका ये तो वो हो गया मलाई वाला सिस्टम हो गया, जिसको जहां मिले छापा मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो। चलो अब हम दोनों लेवल्स देख लेते हैं। जो पंचायती राज है, इसके 3 लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। यस सर नहीं पढ़ा था। नहीं पढ़ा था? मतलब आपने नहीं पढ़ा जब टीचर पढ़ा रही थी तो? नहीं सर, मैंने कभी सिविक्स ही पढ़ी 6th में। अच्छा है, 6th में थी तो यार सिविक्स यार, पतली सी। सर मैंने अपनी 9th में इंडिया आकर पढ़ा हूँ स्कूल में। 8th तक मैंने मैक्सिको में पढ़ी। ओ, बात होगी कभी इसके ऊपर भी आपसे। ना सर ना। आप भाई साहब मैक्सिको में रह के आ रहे हो और आप ये मैक्सिको बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या सर, क्या मैक्सिको बोल रहा हूँ? मैक्सिको को मैक्सिको थोड़ी बोलते हैं।
मेहिको बोलते हैं सर, आई मेहिको नो बोलते हैं, हाँ। सर, आई नो मेहिको What is the बोलते हैं। point of you knowing if you don't know or if सर you क्या can't tell? सर क्या Mexico is मेक्सिको को pronounced as Mexico. यस सर, पता है। मेक्सिको Mexico, मेहिको, Mexico. मेहिको हाँ। ई के ऊपर सर क्यों? सेंट आता है। सर अगर वो यहाँ पे बोल देता सर तो किसी को समझ मुझे नहीं लग आता। रहा है सर या तो फिर नाम असली वही होगा और सर अगर मैं यहाँ पर बोल देता मेहिको, काफी बंदों को लगता है मैं गाली बोल किसी को। मेक्सिको की ना, मेक्सिको या मेहिको की एक वो है, वहाँ का एक कुजीन है, ठीक है, जिसका नाम एक्चुअली लिखा जाता है टॉर्टिला, बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज टॉर्टिया। टॉर्टिया सर, टॉर्टिया, टॉर्टिया। हाँ। सर स्पेनिश की गलती है। स्पेनिश की गलती है वो। दिक्कत ये है, बोलते स्पेनिश है, लिखते इंग्लिश है। Yes, वहाँ sir. वहाँ गलतियां हो रही हैं उनसे। तो 3 लेवल्स है पंचायती राज के। सबसे पहले ग्राम लेवल या विलेज लेवल पे क्या होता है, ग्राम पंचायत। उसके बाद ग्रुप ऑफ विलेजेस, कुछ ग्रुप, 3 विलेज 4 विलेज डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन साइज, उनका मिला के क्या होता है, एक ब्लॉक पंचायत होता है। और फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होता है वो उसका जिला परिषद। जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ ब्लॉक पंचायत। जितने भी ब्लॉक पंचायत के मेंबर्स होते हैं दे आर ऑल पार्ट ऑफ जिला परिषद। सर ब्लॉक पंचायत के आगे क्या लिखा आपने? ब्लॉक, ग्रुप ऑफ विलेज। और सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होता है, जिला परिषद। मतलब स्टेट से फंड्स आते हैं जिला परिषद को और इसके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज में क्या होता है, 2 डिविजन्स हैं। एक है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और एक होता है काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल वहां होता है जहां पे पॉपुलेशन इज लेस देन 10 लाख। 10 लाख से कम पॉपुलेशन होती है वहां पे क्या होता है, काउंसिल होता है। और मोर देन 10 लाख होता है वहां पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। MCD, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, इसको हेड करता है मेयर। सर मेयर कैसे इलेक्ट होता है? मेयर इज डायरेक्टली इलेक्टेड। MCD के इलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी कब है इलेक्शंस, 17 में होते हैं, 22 में, नेक्स्ट ईयर है दिल्ली MCD के इलेक्शंस। कौन है मेयर? इन दिल्ली में 3 मेयर है, क्योंकि दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 जोन्स में डिवाइड कर रखा है। 3 मेयर है कि पता नहीं कितने मेयर है, मेरे को एग्जैक्टली पता तो नहीं। आप मेयर लोग किसी पार्टी का नहीं होता? नहीं, मेयर पार्टी का होता है। जब डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है दैट मींस किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करता होगा। सर क्या बच्चे इलेक्शंस में कर सकते हैं वोट, या इसके लिए 18 प्लस वोटिंग करने के लिए आपको 18 साल चाहिए, 18 और 18 प्लस। बट आपको यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए 21 साल, अगर आप 21 साल के हो तो आप कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शंस यहाँ पे। मतलब 21 साल की उम्र में यू आर एलिजिबल टू बिकम अ मेयर। बट आपको लगता है कोई बनाएगा मेयर आपको? सर अगर प्रोमिसेस बहुत सारे करे तो हो सकता है। प्रोमिसेस तो बहुत कितने भी कर दो, लेकिन वही वाली बात ना, आप कितने नोन फेस हो। 21 साल में बहुत कम लोग जानते हैं आपको, है ना। लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम, वहां पे बहुत फॉलोअर्स होते हैं, पब्लिक फिगर लिख देते हैं लोग। आई डोंट नो हाउ मेनी पब्लिक एक्चुअली नोज देम, वो अलग डिस्प्यूट है एक। सर वो पॉइंट क्या है, मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख, लेस देन 10 लाख? पॉपुलेशन, उस सिटी की पॉपुलेशन अगर लेस देन 10 लाख है वहाँ पे काउंसिल होता है। अगर उसकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। हमारे यहाँ जो सिटी होता है, सिटी को भी डिफाइन किया जाता है अलग तरीके से, ठीक है। 75% लोग वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर होने चाहिए,
मिनिमम वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सिटी की, मेरे ख्याल 4500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर होने चाहिए। ऐसा कुछ क्राइटेरियाज होते हैं सिटी को भी डिफाइन करने के लिए। द्वारका की पॉपुलेशन डेंसिटी पता है कितनी है? सर 10 पर स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होगी। गेस मारो जरा। सर 30 है 30 30 क्या 30 पर किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन डेंसिटी? यस सर। 30 पर स्क्वायर किलोमीटर? ऐसा हो सर सकता कहाँ है। पे, द्वारका में? क्या बात कर रहे हो यार? द्वारका की पॉपुलेशन सर, ये डेंसिटी तो 1 बहुत किलोमीटर, कम 1 है। किलोमीटर एरिया, 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 30 लोग रहते हैं। सर सर मोर देन सिर्फ 30 लोग? हाँ सिर्फ? वही तो मैं बोल रहा हूँ। 5000। 5000 है ना? सर सर मोर देन 20,000। 1000। 5000, हाँ 5000 होगी, इससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, बट मतलब आप 30 देखो, लोग लगे। आप ये देखो कि द्वारका कितना खुला है। तब यहाँ पे भाई साहब पॉपुलेशन डेंसिटी इज 5000। इफ यू गो टू उत्तम नगर, कैन यू इमेजिन द पॉपुलेशन डेंसिटी? सर एक मीटर 1 में लाख। कितने लोग फिट कर सकते हो उतने लगा लो। सर मैंने हाँ पालम की गलियां देखी है सर, उसके बाद अरे पालम तो भाई, पालम में डेली जाने के लिए भी आपको जीपीएस चाहिए। लेकिन यस पालम में सर। जीपीएस काम नहीं करता, पता है? बिकॉज जीपीएस ये नहीं बताता ना कि सामने से कौन आ रहा है। So why? Yes, पालम में कहीं से कोई भी आ जाता सर है। सर छतों पे सर कहीं जीपीएस पे कहीं मिल जाते हैं। चलो ये सर चैप्टर कंप्लीट हो जीपीएस चुका है। अब हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें या ज्योग्राफी स्टार्ट सर करें? ज्योग्राफी स्टार्ट कर लो। सर कोई भी करा दो, क्या फर्क पड़ रहा है। सर जब तक तू कोई भी करा दो। सर ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर की एक बार रिवीजन भी दे दो। ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन क्यों? आपको समझ नहीं आया था क्या फर्स्ट चैप्टर? वो सर ढंग से नहीं आया। सर याद ही नहीं है। रिवीजन, क्विक रिवीजन। हाँ सर क्विक रिवीजन। चैप्टर याद नहीं है। सर चैप्टर 1 हिस्ट्री, हिस्ट्री करा दो चैप्टर 1। चैप्टर 1 हिस्ट्री। कर चुका। और किसी की कोई वाइल्ड ड्रीम्स लाइफ में? पढ़ तो लिया। सर एक क्विज खेलते हैं। क्विज खेलते हैं। क्विज, अच्छा बाय द हाँ वे सर। आपको क्विज फेडरलिज्म का क्विज दिया जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो। सर हाँ सर डिस्कशन तो बहुत हो गया क्लास में, फास्टेस्ट माउथ फर्स्ट। नहीं सर बस सर कोई दिन बस। सर अच्छा, भी क्या एक सेकंड रुको। पहले मुझे ये बताओ कि एनी डाउट्स इन द चैप्टर, इन दिस चैप्टर, फेडरलिज्म के चैप्टर में? नो सर। नहीं वही सर ये क्लियर वही है। वही 3-4 लोग मत बोलो जो हमेशा बात कर रहे हैं, उनको वैसे भी डाउट नहीं होगा जिंदगी में। बाकियों को, रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग इन द क्लास जस्ट वाचिंग द सीन, स्पेक्टेटर्स। No, sir. पता है ना आप लोगों को दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, दोज हु प्ले द गेम एंड दोज हु वॉच द गेम। दोनों में सेम एनर्जी होती है, पता? प्लेयर्स आर इक्वली एक्साइटेड एज द स्पेक्टेटर्स। हो सकता है कभी कभार स्पेक्टेटर्स ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, टी शर्ट वी शर्ट उतार देते, कपड़े फाड़ देते हैं, Yes. ठीक है? बट द पॉइंट इज इट इज द प्लेयर्स हु गेट पेड टू प्ले द गेम। स्पेक्टेटर्स डोंट, दे पे टू वॉच द गेम। तो इसलिए हमारी क्लास में डोंट बी नहीं अ सर। स्पेक्टेटर, बी अ प्लेयर। सर हाँ सर का बैट लगाओ फिर कुछ बंदा पैसे जीत जाएगा। कहाँ? वॉच गेम देखने के? यस सर बैट लगाओ जैसे कौन सी टीम जीतेगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं मान रहा हूँ किसी को वीआईपी पास ऐसी फ्री में मिल गया, बट स्टिल टाइम तो वेस्ट कर रहे हो ना, उस टाइम के पैसे तो नहीं मिल रहे ना आपको। यू आर नॉट बीइंग Yes. पेड फॉर वेस्टिंग योर टाइम व्हिच यू आर स्पेंडिंग इन द स्टेडियम और द अरीना, व्हाइल द प्लेयर्स हु प्ले दे आर पेड फॉर इट। और सर एक और टाइप के लोग होते हैं जो खेलते, जो देख के जज करते हैं, रेफरीज। रेफरी तो देखो, रेफरी तो जिंदगी में टीचर्स हैं ही है रेफरी, यस ठीक है? असेसर्स बोलते हैं उनको, या रेफरी बोल दो, या टीचर्स बोल दो, या इन्विजिलेटर बोल दो, जो भी बोल दो। बट आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, कि व्हेन इन अ क्लासरूम देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल in the audience, those who are playing the game actively and those who are watching the game. It's always advisable to play the game, ठीक है? चाहे नो बॉल ही खेलो, मतलब कुछ भी इंटरैक्शन, मतलब जैसे पता क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरैक्ट। बिकॉज कभी कभार क्या होता है ना, जैसे इफ लेट्स से अगर इफ एनीवन आउट ऑफ यू आस्क अ क्वेश्चन,
हो सकता है वो क्वेश्चन किसी और के दिमाग में ना आए. Only when you ask questions ना, then you get a different understanding, you know, divergent understanding मिलती है चीजों की, अलग अलग नजरिया मिलता है देखने का. That is the beauty about human mind, you know, that the same thing can be understood in different ways by different people, and that is why it is important to raise questions. चलो अब आप बोल रहे हो कि ज्योग्राफी. सर तो पहले चैप्टर एसएसटी के जितने 4 चैप्टर पहले अच्छा एक उनकी काम करते हैं, रिवीजन करा सुनो दो। सुनो सुनो, एक काम करते हैं. हमारे 2 चैप्टर हिस्ट्री में हो गए, 2 चैप्टर पॉल साइंस में हो गए. एक काम करते हैं, इको और उसमें भी 2-2 कर लेते हैं. उसके बाद हम रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, वो ज्यादा ठीक हाँ रहेगा सर, मेरे, है ना? हाँ सर ठीक है, हाँ ठीक है ऐसे करते हैं। तो चलो इको से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज टाइम कम है, इसलिए मैं चलो इको समथिंग इजी. सर ज्योग्राफी कर लेते ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इनसे मुश्किल होती है ज्यादा है. सर. ज्योग्राफी कर लो. ज्योग्राफी करना है. कितने लोग जो है इको बोल रहे हैं बताओ. हाउ मेनी ऑफ यू वांट इको? रेज योर हैंड्स. सर बहुत कम है, आधी क्लास से भी कम है. Okay, those who are favoring geography, raise your hands. मतलब ज्योग्राफी वाले जीत गए. सर और जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको सर आपका वोट भी तो काउंट होता है, मेरा ज्यादा वोट काउंट होगा. एक काम करते हैं, चलो इको करते हैं. You know why? Dictatorship. You know, नहीं, you know why? Because life is not fair. Dictatorship. चलो ज्योग्राफी करते हैं. ज्योग्राफी में मतलब फर्स्ट चैप्टर करना है रिवाइज या फिर सेकंड? छोड़ो रिवाइज, छोड़ो एग्रीकल्चर करते हैं. चलो सर एग्रीकल्चर का. चलो खेती करते हैं. एक रिवीजन दे दो. ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर कोई और नहीं है? ज्योग्राफी में सेकंड चैप्टर स्ट्रक डाउन हो गया है. नहीं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ स्ट्रक डाउन हो गया है. वाटर रिसोर्सेज में सिर्फ मैप आता है बस. सर ओके सर. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स नहीं है एग्जाम में? नहीं, उन्होंने सोचा कि क्या करना है जानवरों को बचा के, छोड़ो ना. फिर उन्होंने अगले साल सोचा पानी भी बचा के क्या करना, बहुत है हमारे पास, छोड़ो ना. तो अब हम एग्रीकल्चर में मार दूं बुक में, फिर इन पेज को काटा मार दूं. क्यों काट रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी, छोड़ो ना. आप भी छोड़ो ना. चलो एग्रीकल्चर में वाटर से मैप क्यों देते हैं? वाटर से मैप इसलिए दे देते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब प्यास लगी तो कहाँ जाना है. पता नहीं क्या लॉजिक है उनका मैप देने का ना. सीरियसली इट वाज अ वेरी गुड चैप्टर. लास्ट ईयर तक चल रहा था, बल्कि उनको रखना चाहिए था वाटर रिसोर्सेज, बिकॉज वाटर इज इंपॉर्टेंट यार एनी हाउ. सर हिस्ट्री से भी सिर्फ वो वाले चैप्टर्स कट हो गए हैं, फिर वो इंडो चाइना वाला जो है, इंडो चाइना स्ट्रक हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, इंडो चाइना वाला कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर था नेशनलिज्म के बीच में दोनों के. हाँ वो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था वो. सर कौन सा? द मेकिंग ऑफ नहीं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड तो है अभी. प्रिंटेड कल्चर एक नॉवेल्स वाला चैप्टर स्ट्रक डाउन हो गया. प्रिंट कल्चर आ रहा है. वर्क लाइफ लेजर हटा दिया. कौन सा? वर्क लाइफ लेजर, इंडो चाइना एंड नॉवेल्स एंड सोसाइटी. ये नॉवेल सोसाइटी इन हिस्ट्री. हाँ ये 3 हटा दिए हैं, बाकी सारे हैं. उसमें से आपको 4 चैप्टर करने. तो यू हैव अ चॉइस इन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला. सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट. सर बोर्ड्स में क्या होएगा? बोर्ड्स में आपको दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं और करके. चलो एग्रीकल्चर समझने के लिए ना पहले तो ये बताओ एग्रीकल्चर होता क्या है. व्हाट इज एग्रीकल्चर? सर आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. हाँ यही तो मैं सुनना चाह रहा था. बिल्कुल गलत. इट हैज कम फ्रॉम 2 वर्ड्स एग्रो एंड कल्ट्यूरा. कल्टीवेशन ऑफ सॉइल. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. ये है कल्टीवेशन. एग्रो का मतलब होता है कल्टीवेशन. कल्ट्यूरा का मतलब होता है नो सॉरी एग्रो का मतलब होता है लैंड और कल्ट्यूरा का मतलब होता है कल्टीवेशन.
सर एग्रीकल्चर का सिंपल मतलब खेतीबाड़ी नहीं लिख सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख ये सकते। गलत है, इंग्लिश का पेपर है। इसका मतलब ये है कि तो उसमें कल्टीवेशन लिखा होता। कल्टीवेशन ऑन लैंड। सर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का चैप्टर नहीं होना चाहिए था? आंसर तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का खेतीबाड़ी हो ही चैप्टर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का चैप्टर भी बन सकता है, ठीक है, बट उसमें आप वो नहीं पढ़ोगे जो यहाँ पढ़ोगे। मतलब आप जब ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर पढ़ते हो विथ रिलेटेड टू जियोग्राफिकल कंडीशंस की क्या क्या चीजें चाहिए होती है कौन कौन से क्रॉप में। सर। और इकोनॉमिक्स को पढ़ के इकोनॉमिक्स तो में वो आप 10 उसका गुना बढ़ मोस्टली आउटपुट के बारे में पढ़ोगे, उसका कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ोगे, उसमें रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ोगे। ओके सर, ये चैप्टर कितने दिन में खत्म करेंगे? ये चैप्टर अभी शुरू हुआ है, कुछ बदतमीज लोग अभी से भाई साहब बात करने लगे कब खत्म होगा। अभी शुरू हुआ नहीं है, मतलब खत्म कब कर देंगे सर, ये बता दो बस। ये वही लोग हैं जो भाई साहब स्टार्ट पॉइंट पर खड़े होकर एंड को देख रहे होते, तभी जीतते नहीं है रेस कभी। कोर्ट में लिख दिया। तभी टकरा जाते किसी दूसरे बंदे से। हो सकता है गलत ट्रैक पे खड़े होके देख रहे हो। कल्टीवेशन ऑफ लैंड, कल्टीवेशन ऑन लैंड। अब एग्रीकल्चर जो है ना, जनरली क्या है, इट्स अ वेरी कंफ्यूज टर्म्स। कंफ्यूज टर्म्स इसलिए बिकॉज एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है। जितने लोग बोल रहे थे ना कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, उसको बोलते हैं फार्मिंग। एग्रीकल्चर का एक छोटा सा सेगमेंट होता है फार्मिंग, मतलब बाकियों से बड़ा है लेकिन हाँ एक हिस्सा होता है फार्मिंग। ये वर्ड्स मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग बताते जाना अगर कोई नहीं समझ में आता हो आपको या नहीं पता हो तो। एनिमल हस्बेंड्री, इसका मतलब एनिमल हस्बेंड्री, rearing of animals for milk and meat or skin is animal husbandry. Poultry, सर बड़ा पोल्ट्री तो पता ही होगा। यस सर। चिकन, यस Chicken. सर पता है, चिकन, यस। स्पाइसी कल्चर भी पता होगा। फिशेस, फिश, फिश, rearing of fish. डेयरी, सेरीकल्चर भी पता होगा। सिल्कवॉर्म, सिल्क, सर rearing of silkworm. फ्लोरिकल्चर भी पता होगा। फ्लावर्स, फ्लावर्स। फ्लावर्स वगैरह। हॉर्टिकल्चर भी पता होगा। हनी बी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। और हनी बीज के रेयरिंग को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, है एपीकल्चर। एपीकल्चर। एपियरी बोलते हैं उसको ना, जहाँ पे उसको रियर करते हैं, एपीकल्चर। और अभी तो बहुत कुछ मैंने मेंशन नहीं किया, बट जस्ट इन केस मैं बता रहा हूँ कि ये सब दे आर ऑल पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है जी। सो पीपल हु हैड डाउट्स, फार्मिंग इज ओनली अ सेगमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है पापा, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो एक और चीज समझ लो इसमें, वो भी बहुत कंफ्यूज्ड, ये मैं शायद पहले ही बता चुका हूँ आपको। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फार्मर एंड अ पेजेंट। yes sir. क्या डिफरेंस होता है? हु इज अ फार्मर एंड सर हु इज अ फार्मर के पास The खुद का farmer is the लैंड one who होता है owns और his own peasant land, and the peasant is the one who does not own his land and like works in different people's land. Farmer is rich person. No, a farmer is one who does commercial farming. A peasant is one who does subsistence farming, अपना पेट पालने के लिए वो खेती करता है, बेचने के लिए। दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। पेजेंट्स में दो किस्म के होते हैं, एक होता है लैंडेड और एक होता है लैंडलेस, ठीक है जी। यहाँ तक आ गया सब कुछ समझ? तो अब क्योंकि हमने ये डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किया है, सो लेट्स स्टार्ट विद सबसिस्ट फार्मिंग, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग कितने तरीके की होती है। सो फार्मिंग दो तरीके की होती है, एक होती है सबसिस्टेंस और एक होती है कमर्शियल। सबसिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है? इट इज डन टू फीड अपना पेट भरना, oneself. फैमिली, It is done to
sell and profit making. Subsistence farming में दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है इंटेंसिव. ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट स्टार्ट करते हैं, सबसिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं, और उसमें भी सबसे पहले प्रिमिटिव से स्टार्ट करते हैं. सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. वैसे प्रिमिटिव वर्ड से तो पता चल ही जाता होगा ना कि क्या मतलब है प्रिमिटिव का. प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल स्लैश एंड बर्न. So something small. प्रिमिटिव वर्ड जनरली हिस्ट्री में यूज किया जाता है, मोस्टली यूज्ड इन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल टर्म्स, क्योंकि प्रिमिटिव इज अ रेफरेंस टू टाइम. प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने तौर तरीके से, ओल्डर वेज और कन्वेंशनल वेज. कन्वेंशनल भी नहीं बोला जाएगा बिकॉज कन्वेंशनल में भी बहुत चेंजेस हो गया. प्रिमिटिव मतलब पुराना, ओल्ड वेज. ठीक है, तो ये फार्मिंग क्या होती है? पहली बात तो ये फार्मिंग बहुत कम जगहों पे होती है. इट इज प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स, बहुत ही कम जगहों पे, मोस्टली फॉरेस्टेड एरियाज में, और जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी वेरी लो. खासियत क्या होती है? इट इज प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड. ठीक है, छोटे से जमीन के हिस्से पे ये फार्मिंग की जाती है. इसमें टूल्स जो यूज होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं. टूल्स आर प्रिमिटिव सच एज hoe, dao and digging sticks. आप लोगों ने देखा ये हो और दाओ? हो पता हाँ है दाओ सर, नो क्या सर, दाव नहीं पता क्या है. हो होता है, सर हिंदी नाम. वो देखा है, फावड़ा टाइप का होता है. यस सर. दाओ भी देखा होगा, जो गार्डनिंग में एक टूल यूज किया जाता है, जो कुछ ऐसा सा होता है यार, ऐसा चपटा सा होता है ना? ये मेटल का होता है यहाँ पे इतना. सर आपने Yes, sir. डिगिंग के आगे क्या लिखा? डिगिंग स्टिक्स है, वो चपटा सा होता है, और ये वुडन वो होता है, उसका हैंडल होता है, उससे मिट्टी खोदी जाती है. जो लोग जैसे इंग्लिश में साइट्स बोलते हैं. हाँ, जैसे गार्डनिंग करते होंगे ना जो लोग, टेरेस फार्मिंग करते हैं या गमले वमले उगाते होंगे, उनके घरों में होगा ये. देखो, दूसरे के घर से गमला उठा के अपने घर में लगा देना और सिर्फ पानी डालना इज नॉट फार्मिंग. ओके, फार्मिंग इज थोड़ा सा ज्यादा अलग चीज होती है. एनीवेज, ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, इट डिपेंड्स अपॉन रेन. यस, मॉनसून. पूरा का पूरा मॉनसून फेड होता है ये. नेचुरल फर्टिलिटी, किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी इनपुट, मॉडर्न इनपुट नहीं डाला जाता है. एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स, जैसे सनलाइट और मौसम वगैरह. हाँ, जैसा जहाँ पे वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उस हिसाब से क्रॉप्स ग्रो की जाएंगे. ठीक है, जैसे एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. सर लेकिन जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिनके पास लैंड होती है, वो स्लैश एंड बर्न करके दूसरे लैंड पे तो नहीं जा सकते? जिनके पास खुद का लैंड होता है, क्वेश्चन दोबारा बोलो, मेरे को समझ नहीं आया. सॉरी सर, मैं स्लैश एंड बर्न का मतलब नहीं समझता. स्लैश एंड बर्न का नहीं मतलब समझ. आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया था. सर मेरे को लगता है कि स्लैश एंड बर्न जो होता है वो लैंड जला के फिर दूसरे लैंड पे जाता है. देखो, कोई इंसान अगर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर रहा है, इसका मतलब क्या है? प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ फार्मिंग कर रहा है. इसका मतलब क्या है? मजबूरी वाला फार्मर है वो. ठीक है, या फिर उनका रहन सहन ही वैसा है प्रिमिटिव. तो इसमें कौन से लोग आएंगे? ट्राइबल्स आएंगे इसमें.
या फिर इसमें सर कौन आएंगे जो एक वो होता है ना जो माइग्रेट करते हैं इधर से उधर. What do you need to study to become an archaeologist? क्या बात है नमन, मैंने पहली बार कोई इंसान देखा है जो भाई साहब इतनी अच्छी बात कर रहा है. आर्कियोलॉजिस्ट सर बनने की बहुत बात मन कर रहे करता है सर, नेट ज्योग्राफी को बहुत देखा है ना सर, मन करता है पर पता ही नहीं क्या करूं. हो. पहले तो ये पता आर्कियोलॉजी होती क्या है? सर खुदाई उदाई पुरानी चीजें ढूंढना और खुदाई. वाह, बनना है आर्कियोलॉजिस्ट एंड द बेस्ट डेफिनेशन दैट यू कुड कम अप विद वाज खुदाई. सर मोस्टली तो वही देख के मैंने. Archaeology is a branch of anthropology. अरे यार पहले तो बाकियों को सुनना है कि नहीं, मतलब जबरदस्ती की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं. नहीं दो. एंथ्रोपोलॉजी होता है इज स्टडी ऑफ मैन. उसकी हिस्ट्री से लेके उसके प्रेजेंट तक का सब कुछ स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी. ये बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसी का एक पार्ट होता है आर्कायोलॉजी. आर्कायोलॉजी का मतलब होता है, पहली चीज तो इसमें क्या करते हो, यू स्टडी प्री हिस्टोरिकल. ठीक है, प्री हिस्टोरिकल कल्चर्स की स्टडी की जाती है इसमें. मतलब यू स्टडी अबाउट प्री हिस्टोरिकल पीपल एंड प्री हिस्टोरिकल कल्चर्स. प्री हिस्टोरिकल का मतलब पता है क्या होता है? सर वो मेडिवल पीरियड से पहले वाला सब नहीं, कुछ. एनीथिंग विच वाज नॉट रिटन. जब रिकॉर्डेड होता था उससे पहले का जो टाइम पीरियड है ना, जो चीज लिखी है उसके बारे में तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है ना. जो चीज लिखी हो तो सिर्फ देख पढ़ के ही समझ सकते हो ना चीजों को. You can get an idea just by going through the stuff, things which have been recorded. Things which were not recorded, उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है? You have to dug up. उनके रिमेन्स को डग अप करना, हिस्टोरिकल साइट्स को एक्सकेवेट करना, वो होता है आर्कियोलॉजी का ब्रांच. ठीक है. अब आर्कियोलॉजी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जहां तक मेरी नॉलेज है, पहले तो आपको आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली हिस्ट्री तो लेनी पड़ेगी. हिस्ट्री में भी आपको यार पता करना पड़ेगा मेरे को यार क्या है एग्जैक्टली व्हाट इज द पाथवे. सर पहले तो फिर एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स करना पड़ेगा उसके बाद. हाँ, एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्टोरिकल प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री तो पढ़नी पड़ेगी आपको, ये तो कंपलसरी है. बाकी इसका क्या वे फॉरवर्ड क्या है, ये मैं जरा सा आई इंक्वायर अबाउट इट, फिर मैं बताता हूँ आपको. ठीक है पापा. वैसे बड़ा मतलब अच्छा लगा मुझे कि मतलब ना somebody is thinking थोड़ा सा डिफरेंट. हाँ सर. और कोई है जो थोड़ा सा अलग कुछ बनना चाहता है? हाथ अमन, आपने हाथ खड़ा कर रखा है. पहले से हुआ होना. तो हाथ नीचे करो, दर्द नहीं हो रहा क्या? नहीं सर. ऑनलाइन हाथ में दर्द नहीं. Your virtual hand is paining. आर्कियोलॉजी को हम स्टडी ऑफ रूइंस भी बोल सकते हैं. आर्कियोलॉजी को हम स्टडी ऑफ इवेंट्स. RUINS. ruins. Yes. स्टडी ऑफ ruins बोल सकते हैं. देखो ruins might be one of the things that we focus upon in archaeology, because for an archaeologist nothing, ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए एवरीथिंग इज अ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट. एक थर्ड पर्सन हमारे जैसे लोगों के लिए क्या होगा, एक खंडहर है. बट एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए क्या है, वो खंडहर नहीं है. उसके लिए क्या है, इट्स अ साइट ऑफ इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. उसको एक्सप्लोर करना है बस. तो यस, हो सकता है हमें लगेगा कि आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट रूइंस एंड ऑल, बट इट इज नॉट अबाउट ओनली रूइंस. ओके, ठीक है. इट्स अ डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव. तो नमन, सबसे पहले तो एक काम करो, वॉच दिस मूवी डिग. अभी आई गेस लास्ट इसी ईयर की है या लास्ट ईयर की मूवी है. डिग करके एक मूवी है, एक ब्रिटिश
हिस्टोरिकल मूवी है, इट्स अ वेरी गुड मूवी। ठीक है ना मन? नेटफ्लिक्स पे है ये देखना, इट्स अ वेरी गुड मूवी और बहुत अच्छा एक मतलब हिस्टोरिकल इंसिडेंट है ये। प्लीज वॉच दिस मूवी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, अदरवाइज तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 मिनट 1 मिनट रह गया हमारे पास। हाउ शुड वी वेस्ट आवर 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट बताओ सर खुदाइस सर थैंक यू सर करने में। थैंक यू सर करते हैं। थैंक यू वो सर, बाय तो एंड सर। में हो जाता है। वो रियल टाइम में भी हो जाता है। नहीं वैसे अगर किसी को कुछ पूछना सर है तो काउंटडाउन सर हो गया टाइम पूरा। लॉस्ट सिटी ऑफ जी। सर एल डोराडो। सर काउंटडाउन कर। काउंटडाउन। अरे इतनी सारी चीजें आप लोग पता है ना, मेरा एक आई ओनली हैव वन माउथ, आई एम नॉट रावण, यू नो कि 10 सर वाला इंसान हूं मैं। एनीवेज सर पहले ये बताओ किसी को कोई डाउट है आज के जो भी हमने अभी तक? हाँ सर मेरे को एक डाउट है। हाँ अगर पूछो। सर जो 1989 से पहले का इंडिया था उसका फेडरलिज्म क्या कोल्ड वॉर की वजह से इफेक्टेड था, जिसकी वजह से ऐसी चीजें हो रही थी? देखो कोल्ड वॉर एक ऐसा इवेंट था जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड हर कंट्री को इम्पैक्ट किया, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड हो, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मतलब वो कंट्रीज जो इन्वॉल्व नहीं थी इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर के। कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स ने हाँ बहुत इम्पैक्ट किया, बट कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट जो है इंडिया में इट वाज ओनली टिल 1970s। 1917 1918 80s ऑनवर्ड्स क्या हुआ था, कोल्ड वॉर का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था क्योंकि यूएसएसआर इटसेल्फ स्टार्टेड बिकमिंग वीक एंड यू नो उसके बीच में उनके खुद के फ्रैक्चर, मतलब यूएसएसआर स्टार्टेड गेटिंग फ्रैक्चर्ड फ्रॉम द इनसाइड, इसलिए उसके बाद कोई ज्यादा उसका कोई रेलिवेंट था नहीं। बट 1970s तक इंडिया की पॉलिसी में एक्टिवली इंटरवेंशन होता था यूएसएसआर का। इसका सबसे क्लियर कट एग्जांपल है 1971 में देयर वाज अ ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर जिसको 20 इयर्स फ्रेंडशिप ट्रीटी बोलते हैं, which was extended in 1991 for indefinite period of time। ठीक है, ओके सर। चलो guys, thank you so much, I'll see you guys in the next class। ओके थैंक यू सर। quiz Thank you, करना sir. है and Thank you, please sir. do the quiz, okay? ओके सर। थैंक यू Okay, Thank you, bye sir. bye, थैंक यू सर, बाय सर, Thank you, sir. हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर।